हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आज के कोविड काल में पैसों का लेन देन काफ़ी बढ़ गया है, खास करके उधारी में। और उधारी के साथ जैसे जैसे लेन देन बढ़ा है, उसके साथ फ्रॉड करने के तरीके भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट केसेस में एक बहुत ज़्यादा केसेस फाइल होते जा रहे हैं। तो वही आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी रुपए या माल उधार देते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आप भी किसी डिस्प्यूट से बच सकें, बिना वजह कोर्ट कचहरी के मामलों से, और अपने ही सरदर्दी से बच सकें आप। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि आप अपना पैसा दे रहे हैं, उसके लिए ही आपको ही मांग के शर्मिंदा होना पड़ता है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वही आज की वीडियो में आपसे देखने वाले हैं। तो देखो, आज के कमर्शियल युग में अगर हम बात करें तो माल का उधार दिया जाना या फिर लिया जाना या फिर रुपए उधार दिया लेना जाना एक बहुत आम चलन बन गया है। और जो भी किसी भी नॉर्मल लोगों के नॉर्मल की आम जीवन की समस्याएं भी अनेक हो सकती हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम पर लोगों को कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, जिसके वजह से व्यक्तियों को उधार लेकर किसी भी इकोनॉमिक इशू से, प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। ठीक है, या फिर हम बात करें किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उसके लिए भी उधार का सहारा लेना पड़ता है। तो कई मामले ऐसे मिलते हैं कि जहां पर किसी भी व्यक्ति को द्वारा उधार माल ले लिया जाता है या फिर उधार रुपए प्राप्त कर लिए जाते हैं, पर उन्हें लौटाया नहीं जाता। या फिर हम बात करें कि लौटाते समय उनको उधार माल लेने वाले या फिर उधार रुपए लेने देने वाले के सामने शेर बनकर सामने आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, और उधार रुपए चुकाते भी नहीं है। तो इस केस में सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कानूनी रूप से अगर किसी उधारी की वसूली की जा सके। क्योंकि अगर किसी की उधारी की वसूली अगर फोर्सफुली की जाती है, मतलब कि अगर किसी को डरा धमका के वसूल किया जा सकता है, तो ऐसे केस में तो क्या है कि उधार लेने वाला तो उधार तो चुकता करेगा नहीं, और उल्टा मुकदमा पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसा तरीका ऐसा फोर्सफुली नहीं होना चाहिए जो कि गैर कानूनी हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग हम देखते हैं कि धमका के डरा के उधार की वसूली करते हैं, तो ऐसी बलपूर्वक अगर करेंगे, ऐसे डरा धमका के करेंगे, तो वो आपके लिए ही खतरनाक हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग क्या कानून है वो देखते हैं हम। जब भी कोई माल, कोई गुड्स या रुपए आप किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, तो उसके लिए कानून में हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि हमारी भी कुछ ड्यूटी है, सब कुछ तो कानून ने नहीं करना। तो कुछ ऐसे तरीके बताए हैं कि जिन्हें पूरा किया जाना बहुत जरूरी है, और अगर उन तरीकों से किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं दिया गया है, तब उधार की वसूली नहीं की जा सकती। क्योंकि देखो, कानून क्या कहता है कि कानून ने भी कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंपी हैं, उनमें उधारी में लेखा पढ़ी का भी आपको दिया गया है। उधार आप ले रहे हो या दे रहे हो, तो उसमें कुछ लिखा पढ़ी भी करनी जरूरी है, जिससे कि ये साबित हो जाए कि किसी व्यक्ति ने, किसी को भी आपने कोई राशि उधार दी गई है। आपने मेरे को वर्बली पैसे दिए, चाहे मैं रिश्तेदार हूँ चाहे कोई भी है, हम दोस्त हैं, अगर आप वर्बली आप पैसे दिए हो, तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने मुझे पैसे दिए हैं? आप नहीं मांग सकते। तो सबसे जरूरी है लिखा पढ़ी करना। लिखा पढ़ी का मतलब है कि आपको उसका रिटर्न एग्रीमेंट करें या रिटर्न फॉर्म में कुछ भी आप उनसे प्रूफ लें, क्योंकि उधार देते समय कुछ लिखा पढ़ी होती है जिसे फुलफिल किया जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये साबित हो जाए कि सामने वाले को कुछ राशि या कोई भी माल उधार दिया गया है। तो कोर्ट में क्या है ना कि कठिनाई नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और बड़ी आसानी से आप अपने उधार की वसूली कर सकते हैं, और आपका केस बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी जो अमाउंट है आपका, मान लिया कि अगर 10,000 से ज़्यादा है, और उसे आप नगद के रूप में किसी को उधार नहीं देते हैं, ठीक है, और उसको आप बैंक खाते के माध्यम से देते हैं या फिर आप चेक के थ्रू देते हैं, उसे उधार राशि दें, तो कोई भी उधार जो माल अगर आप दे रहे हैं, चाहे फिर वो कितने भी रुपए हों, कुछ भी हो, लेकिन ऐसे उधार दिए जाने वाले को जो माल है, गुड है, वो बिल्कुल बिल काट के दें, जिसके अंदर सभी डिटेल्स, सभी टैक्स, सब कुछ अवेलेबल हो, जीएसटी नंबर। क्योंकि आप किसी को गुड्स जब क्रेडिट पे दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो पूरी इसको बिल, सब कुछ ऐसा ऑप्शन उसमें अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे किसी भी अथॉरिटी को, तो उसमें पूरी डिटेल्स हो कि उसने आपसे क्या क्या लिया है। या फिर कोई भी 2 नंबर में किए गए सौदे की वसूली नहीं की जा सकती है, क्योंकि देखो, कानून यहाँ पर ये कहता है ना कि जब भी कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को धोखा देकर अगर कोई सौदा करता है, तो वहां पर जो कोर्ट है या फिर हम बात करें जुडिशियल सिस्टम है, उसके साथ नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट को ही धोखा देकर उसने रेवेन्यू की चोरी की है।
तो 2 नंबर के मामलों में ये देखने को मिलता है। 2 नंबर के मामले में हम कभी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्यों? सिर्फ थोड़ी सी टैक्स की बचत करने के लिए 2 नंबर में हम डील कर लेते हैं। लेकिन उस केस में फिर गवर्नमेंट भी, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है, वो भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि देखो आपने रेवेन्यू की चोरी की है तो वो अब आपके साथ है ही नहीं। या फिर हम बात करें कि अगर 10,000 से कम की कोई भी राशि है तो किसी भी व्यक्ति को अगर नगद नहीं उधार दी जा सकती है, ठीक है। और एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि अगर उधारी का धंधा करने वालों को छूट नहीं है, और उधारी का धंधा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर लाइसेंस लेना होता है, या फिर जो एरिया के आपके साहूकार होते हैं उनको भी लाइसेंस लेना होता है, कि जहाँ पर वो क्लियरली उनको मेंशन करना है कि हमारे द्वारा एक वैलिड बिजनेस उधारी का धंधा किया जा रहा है, और जिसपे हम एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज की, वो हम अपने ब्याज पे पैसा देके वसूल करेंगे लोगों से। तो उधार की वसूली जो है वो भी मतलब इलीगल बिजनेस के या नॉर्मल तौर पे नहीं हो सकती है, क्योंकि देखते हैं जनरली जो कोविड टाइम्स में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा उधारी का काम चला था, जिसकी वजह से फिर केसेस भी बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको उधारी की जरूरत पड़ गई है तो सबसे अगला ऑप्शन है कि आप बैंक खाते से करें लेन देन। किसी भी बैंक खाते का जो ट्रांसैक्शन होगा, लेन देन होगा, वो किसी भी उधार दिए गए अमाउंट को साबित करने के लिए सबसे बहुत क्लियरली एविडेंस है आपके पास, ठीक है। उससे ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अमाउंट जो है वो दिया गया है और उसे उस अमाउंट का प्राप्त भी किया है और उस पर कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि रसीद, आप उससे रिसीट भी ले सकते हैं। जिस व्यक्ति को अगर आप पैसा उधार दे रहे हैं, चाहे ऐसा माल उधार में हो के रूप में दिया हो, चाहे फिर वो रुपए के रूप में दिया जा रहा हो, उस व्यक्ति के साथ मतलब उसी के हाथ से एक कागज पर, कोरे कागज पर आप उससे एक रिसीट लिखवा लें उसी की राइटिंग में, जिसमें वो स्वीकार, ये अपनी एक्सेप्टेंस दे दे कि उसने कोई एक अमाउंट या कोई माल किसी व्यक्ति से उधार लिया है और उसे वो कितने फिक्स पीरियड में, मतलब जो भी डेट डिसाइड होगी उसमें लिख के उसको रिटर्न करेगा। और उस रिसीट के अंदर उसको उधार लेने वाले व्यक्ति के सिग्नेचर भी होना जरूरी है, और कितने रुपए और कितना माल, मतलब जो भी केस होगा उसको भी वहाँ क्लियरली पूरे फैक्ट्स के साथ मेंशन करना जरूरी है। अब इसी से जुड़े अगर हम बात करें कुछ सिक्योरिटी चेक की, क्योंकि जब आप उधार लेंगे देंगे तो आपको कुछ सिक्योरिटी के रूप में भी कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो चेक का इस्तेमाल आमतौर पर उधारी की वसूली के लिए तो नहीं होता, लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे उसको एज अ सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है। जब भी कोई आप माल या रुपए किसी व्यक्ति के द्वारा उधार ले रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को उसके बैंक का एक चेक उस डेट का लें जिस डेट को उसने उधार का भुगतान करने का प्रॉमिस किया है। और ऐसे चेक को आप कभी भी मतलब ब्लैंक नहीं लें, क्योंकि जो केवल सिग्नेचर करके दे दिया जाता है, बल्कि ऐसे चेक को आप उस व्यक्ति के हाथों से पेन के माध्यम से भरवाएं, ठीक है। और उस पर डेट लिखी जाए उस डेट की जिस डेट को उसने प्रॉमिस करने का वचन दिया है। मतलब कि आपको सिक्योरिटी चेक ब्लैंक नहीं लेना है। सपोज कि मैंने आपसे आज वादा किया आप मुझको 10,000 रुपये दीजिए और उसके बदले में मैं आपको फिक्स ब्याज दूंगा, और आप अगर मैं पे नहीं कर पाया तो अगले चेक के तो पीरियड 3 महीने का होता है, तो अब 2.5 महीने का आप मेरे को, या 2.25 महीने का जैसे केस हो, वो डेट लिख के उस पर आप नाम भी लिख दो, अमाउंट भी लिख दो, सब कुछ लिख दो आगे की डेट का, वो चेक करवा लो। वो एक बेटर ऑप्शन है। उससे ना आपको कोई डिस्प्यूट है ना उसको कोई डिस्प्यूट है, और उनके पास भी एक लीगल स्टैंड बन जाएगा कि इतने टाइम तक आप पेमेंट नहीं कर पाई, मैंने आपका चेक प्रेजेंट कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि जो उन्होंने चेक खुद अपने हाथ से लिखा पड़ा सब, इवन तक की डेट भी उनके हाथ से होगी तो आपके फेवर में बात आ जाएगी। तो इस प्रकार सिक्योरिटी के रूप में रखे गए चेक को आप सीधे बैंक में नहीं लगा सकते जनरली, क्योंकि आपको एक बार तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने सीधा चेक लगा दिया और वो डिसऑनर हो गया तो भी आपको दिक्कत है। तो आपको मतलब ये इंश्योर करना है कि वो विद इन टाइम लिमिट आपको पैसे नहीं दे पा रहा है, तब तक आपको उस चेक के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी भी अगर ये चेतावनी नहीं दी जानी चाहिए कि उसके द्वारा उधार लिए गए माल या उधार लिए गए रुपए निश्चित डेट पर नहीं चुकाए जाने पर आप उसको रुपए नहीं चुका पाए। इसलिए वो रुपए अगर ट्रांजैक्शन के माध्यम से किए गए होंगे अकाउंट से, तो बिल्कुल क्लियर प्रूफ होगा कि भाई ये देख लो ये प्रूफ था। और अगर वह रुपए लेकर नहीं देता है, अगर वो विद इन टाइम लिमिट नहीं दिया है या फिर बैंक खाते में रुपए का ट्रांजैक्शन ही नहीं करता है, तो उसके द्वारा सिक्योरिटी का जो चेक्स है वो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और इनके से डिसऑनर होता है तो उसके लिए फिर आप सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप एप्लीकेशन कोड में एक क्रिमिनल केस बनता है, फाइल कर सकते हैं।
बट इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको बीच में एक एग्रीमेंट कराना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किसी उधार का अगर एग्रीमेंट कर लेंगे तो फिर उसका क्या है कि बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर भी, वैसे तो जनरली होता है कि आपने बैंक के ट्रांजैक्शन से माध्यम से ट्रांजैक्शन की है, आपके पास प्रूफ है और रसीद भी लिखवा ली है, तब तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने चेक भी ले लिया। लेकिन जनरली केस में क्या है कि अगर उनके पास चेक नहीं है या बैंक से नहीं है, तो आप एक सिंपल एक एग्रीमेंट करवाओ, और उस एग्रीमेंट में ये लिखा होना चाहिए कि मेरे द्वारा लिया जा रहा उधार एक फिक्स डेट को चुकता कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा, और ये जो अमाउंट दिया जा रहा है वो किसी कमर्शियल पर्पज से नहीं है, ठीक है। मतलब कि देने वाला जो उधार दे रहा है वो उसका धंधा नहीं है, बल्कि एक हेल्प के रूप में दे रहा है वो, चाहे फिर वो फ्रेंडली लोन कह सकते हैं उसको हम, कि एक तरह का वो फ्रेंडली लोन दे रहा है और उसकी वजह से ये अमाउंट है, ठीक है। और उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा जाना चाहिए कि उधार देने वाले का मामला उससे ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उधार की वसूली बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। अगर यदि व्यक्ति के पास कोई मदद लेने के लिए चेक नहीं है तो उससे वो भी एग्रीमेंट में लिखवा ले, क्योंकि होगा क्या कि जब कोई ऐसा एग्रीमेंट आप बनवा लेंगे ना, तो उसके बाद अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो आप सीपीसी में ऑर्डर 37 के अकॉर्डिंग समरी सूट फाइल कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर पैसा उधार लेने के मामले में अगर आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें कि सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होगी कि मैं आपसे आज पैसे ले रहा हूँ और कुछ दिनों बाद आपको ब्याज समेत चुका दिया जाएगा, लेकिन आप नहीं चुका पाते, तो आपके पास रेमेडी ये है कि आप ऑर्डर 37 सीपीसी में समरी सूट फाइल करके आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर आपका नॉर्मल जैसे सूट चलते हैं, दावा चलते हैं, वैसे आगे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सिविल सूट की जो प्रोसेस है वो एक बहुत छोटा प्रोसेस है और इसे कोर्ट में जल्दी से जल्दी निपटा देता है और उधार की वसूली पॉसिबल हो जाती है। और उधार देते समय सभी कानूनी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और इसके बगैर अगर कोई भी बहुत सारे रुपए उधारी के रूप में नहीं दिए जाने चाहिए। सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है कि अगर किसी को अपने रुपए उधार दिए हैं और वो पहले वाला तो वो चुकता कर नहीं पाया, लेकिन अगर दोबारा आ गया उधार मांगने के लिए, तो उस केस में भी मतलब आप खुद से बचने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा रुपए ना दें। पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक करें और बगैर चेक लिए बिना या फिर बिना किसी एग्रीमेंट के या बिना किसी रसीद से कभी किसी को पैसा उधार ना दें। और यदि इन सभी फॉर्मेलिटीज़ के बारे में अगर कोई उधार दिया गया है, यदि इन सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने से अलावा अगर कोई उधार दिया गया तो उस उधार की वसूली नहीं हो सकती, और उधार के लिए किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास। मतलब लास्टली कंक्लूजन यही है कि अगर आप बिना फॉर्मेलिटीज़ के कोई भी उधार देते हैं किसी को और बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना तो आप सेक्शन 138 में कंप्लेंट कर सकते हो, ना ही आप ऑर्डर 37 का फ़ायदा उठा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें आपसे इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की कि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर किसी को पैसा दें तो आपने क्या क्या करना है। आपने या तो रिसीट लिखवानी है उसी से, या उससे चेक उससे भरवा के लेना है, या तो एक एग्रीमेंट करवाना है, अगर ये सब ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। और इससे जुड़े अगर और भी कुछ टिप्स चाहिए होंगी आपको, या फिर आपको कोई पर्सनल केस होगा इसका रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपको न्यू व्लॉग के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।